नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस चैनल पर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेशों में चर्चा कर रहे थे हम तटीय भागों की। और तटीय भागों में हम दोस्तों पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख तटों को। और इनमें हमने पिछले वीडियो में एक तट पढ़ा था जिसका नाम था आपका सौराष्ट्र तट, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अब दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगे तट की बात करेंगे, उसमें प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे, उनकी पूरी विशेषता की बात है वो करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। देखिए मित्रों, जहां जहां पर आवश्यकता आपको पड़ेगी वहां पर मैं आपको सारी की सारी चीजें हैं वो बता दूंगा। अब देखिए, आगे हम तट की बात करेंगे कि यहाँ पर आगे हमें कौन सा तट पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पर आपके सामने देखो ये गोवा राज्य का भाग है। अब यहाँ से इस महाराष्ट्र और गोवा के बीच का हम तट पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो तट है उस तट का नाम है मित्रों आपका कौन सा। तो दिमाग में रखना है, कोंकण तट है। कौन सा तट है मित्रों? कोंकण तट। अब कोंकण तट है, ये महाराष्ट्र और गोवा के मध्य का तट है, उस तट को ही कोंकण तट कहा जाता है। इस कोंकण तट की बात करें तो दोस्तों देखिए, इनकी क्या क्या विशेषता रहेगी और यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, इन सब की देखो यहाँ से हम चर्चा है वो कर लेते हैं। देखिए, कोंकण तट है, इसका निर्माण हम देखें तो दोस्तों आपके सामने इसका निर्माण है वो पैटिक लावा से हुआ है। किससे हुआ है? पैटिक लावा से इसका निर्माण है वो हुआ है। किसका? तो याद रखना है, कोंकण तट का। कोंकण तट किससे निर्मित है? तो ये पैटिक लावा से निर्मित है। और ये कोंकण तट देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना है, ये समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री पर्यटन या पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जो तट है वो कौन सा है? कोंकण तट है, जिसका निर्माण है वो पैटिक लावा से हुआ है। इस तट की बात करें तो ये तट इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है मित्रों, ये कंटेनर के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहां से देखिए, कंटेनर की बात करें दोस्तों तो ये तट भारत में सर्वाधिक कंटेनर रखने की क्षमता है वो रखता है। यानी जब हम भारत की बात करें, क्योंकि दोस्तों पता आपको कि हम भारत का ही जीके पढ़ रहे हैं, भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम भारत के तट की बात कर रहे हैं, तो यानी भारत में यानी सर्वाधिक कंटेनर रखने वाला जो आपका तट है वो तट कौन सा है? कोंकण तट है। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखिए, यहां से हम बात करेंगे कि ये जो आपका कोंकण तट है मित्रों, जो आपका ये कोंकण तट है, इस कोंकण तट में देखा जाए तो एक रेल परियोजना है वो शुरू की गई। और वो रेल परियोजना देखिए, यहां से हम आगे पहाड़ियों की चर्चा है वो मित्रों करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के सामने थोड़ा जिक्र कर दूं। यानी इस महाराष्ट्र से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आती है। कौन से घाट की पहाड़ियां आती है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आती है, जिसको आप सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है मित्रों, यानी यहां पर आपके सामने कौन सी पहाड़ी आती है? तो यहां पर आती है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट आता है यहाँ पर? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट को कहा जाता है मित्रों आपके सामने सह्याद्री पहाड़ी। क्या कहा जाता है? सह्याद्री पहाड़ी। तो इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे देखा जाए तो यहाँ पर एक रेल परियोजना है वो शुरू की गई है। और उस रेल परियोजना का नाम देखिए मित्रों, तो उसका नाम है आपके सामने कोंकण रेल परियोजना। कोंकण रेल परियोजना।
अब देखो मित्रों, ये जो आपकी कोंकण रेल परियोजना है, ये जो आपकी कोंकण रेल परियोजना है, ये पश्चिमी घाट के सहारे या सह्याद्री की पहाड़ी में ये शुरू की गई है, इसी कोंकण तट से। यानी कोंकण तट में आपके सामने देखिए, कोंकण तट में कोंकण रेल परियोजना है, उसकी शुरुआत है वो की गई है। इस कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई, तो याद रखना है 26 जनवरी सन 1998। यानी 26 जनवरी सन 1998 को ये कोंकण तट में कोंकण रेल परियोजना है वो शुरू है वो की गई। और इस कोंकण रेल परियोजना की मित्रों अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग आपके सामने 760 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोंकण रेल परियोजना की। और इस कोंकण रेल परियोजना का जो मुख्यालय है मित्रों, वो मुख्यालय आपके सामने कहां पर है, तो याद रखना है मित्रों आपके सामने मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। अब देखिए, ये जो कोंकण रेल परियोजना है, इस कोंकण रेल परियोजना का मित्रों जो आपके सामने जनक माना गया है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कोंकण रेल परियोजना का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो मित्रों याद रखना है ए श्रीधरन को। ए श्रीधरन है, इसको कोंकण रेल परियोजना का जनक कहा जाता है। तो कोंकण रेल परियोजना का जनक जो ए श्रीधरन है, इनके प्रयासों से इस कोंकण तट में पश्चिमी घाट में के सहारे आपकी ये कोंकण रेल परियोजना है वो शुरू की गई है। और ये कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत 26 जनवरी सन 1998 को की गई। 26 जनवरी 1998 को की गई, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर आती है। और इसका मुख्यालय है वो कहां पर है मित्रों? मुंबई में आता है। क्लियर हुई बात? इसका मुख्यालय है वो मुंबई में। अब देखिए, ये जो कोंकण रेल परियोजना है, ये परियोजना भारत के 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना। अब इन 4 राज्यों में देखा जाए तो 4 राज्य देखो क्रम से दिमाग में रखो। पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है आपका गोवा, तीसरा राज्य है आपका कर्नाटक और तीसरा राज्य के बाद में चौथा है आपका केरल। तो देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इन 4 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है वो कोंकण रेल परियोजना है मित्रों। याद रखना, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। आपको कई प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता। ऐसा पूछे कि कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत कौन से तट में की गई, तो दिमाग में रखो कोंकण तट में की गई। कोंकण रेल परियोजना का जनक किसको कहा जाता है? ए श्रीधरन को कहा जाता है। और ये परियोजना कब शुरू हुई? 26 जनवरी 1998 को। और इसकी कुल लंबाई कितनी? 760 किलोमीटर। कोंकण रेल परियोजना का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। ये कोंकण रेल परियोजना भारत के कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। वो 4 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल क्रम से इनको याद कर लो। क्लियर है? अब देखिए, ये कोंकण रेल परियोजना शुरू क्यों शुरुआत की गई थी या दोस्तों इसको, तो याद रखना कि ये कोंकण रेल परियोजना है, ये गाड़ी से होने वाली जो टक्कर है, यानी कई बार देखते हैं ना अपन कि जैसे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों की आपस में देखिए टक्कर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। देखते हैं ना, क्योंकि कई तो 120 की स्पीड में चला है, कोई 150 चला है, कोई बेचारा मेरे जैसे को है जो 60-70 ही चला ले। तो यानी दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जो आपका कोंकण तट है, इस कोंकण तट में देखा जाए तो यहाँ पर गाड़ी की टक्कर को रोकने के लिए, यानी गाड़ी की टक्कर को रोकने के लिए यहाँ पर एसीडी का निर्माण है वो किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? एसीडी का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों ये एसीडी क्या होती है, तो याद रखना है एडवांस्ड कंट्रोल और डिवाइस। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा?
ए का मतलब तो हो जाएगा मित्रों आपके सामने एडवांस्ड, और सी का मतलब हो जाएगा आपके सामने कंट्रोल, और डी का मतलब हो जाएगा मित्रों आपके सामने डिवाइस। यानी इस कोंकण तट में देखा जाए तो कोंकण तट में यानी गाड़ी में होने वाली जो टक्कर है, यानी गाड़ी की जो टक्कर है, इस टक्कर को रोकने के लिए यहाँ पर एससीडी का निर्माण है वो किया गया है। यानी यहाँ पर एससीडी लगाए गए। एससीडी का मतलब ए का मतलब एडवांस्ड, सी का मतलब कंट्रोल और डी का मतलब है डिवाइस, ये यहाँ पर लगाए गए हैं। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये आपको मैंने कोंकण तट में देखिए कितनी चीज बताई, ध्यान से समझिए कि कोंकण तट है जो आपके सामने महाराष्ट्र और गोवा के बीच में ये स्थित है। इसका निर्माण है वो पैटिक लावा से हुआ है। ये कोंकण तट आपके सामने देखा जाए तो ये समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये कोंकण तट देखिए भारत में सर्वाधिक कंटेनर रखने की क्षमता है वो रखता है। इतनी बात हुई। फिर देखो आगे चलते हैं तो ये जो आपका कोंकण तट है, इस कोंकण तट में देखा जाए तो पश्चिमी घाट के सहारे सह्याद्री की पहाड़ियों से यहां से देखिए कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत है वो की गई है। किसकी शुरुआत करी गई है? कोंकण रेल परियोजना। ये कोंकण रेल जो परियोजना है इसकी शुरुआत है वो 26 जनवरी 1998 को की गई। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। और कोंकण रेल परियोजना का जनक कौन है? ई श्रीधरन है। कौन है? ई श्रीधरन है। उसके बाद में दिमाग में रखो कि ये जो कोंकण तट है, इस कोंकण तट में यानी गाड़ी में होने वाली गाड़ी से जो टक्कर होती है, उस टक्कर को रोकने के लिए यहाँ पर एससीडी बनाए गए हैं। एससीडी का मतलब है एडवांस्ड कंट्रोल डिवाइस से उसका यहाँ पर प्रयोग है वो किया गया है। क्लियर हुई मित्रों इतनी बात? अब देखो आगे हम इनकी और बात करें तो देखो इस कोंकण तट में, इस कोंकण तट में देखो कौन कौन से बंदरगाह हैं वो स्थित है। तो साथ के साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको बंदरगाह है उनको भी याद है वो करना है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने देखिए ये महाराष्ट्र का और गोवा के मध्य का भाग है। तो यहाँ पर ये आपके सामने देखो कोंकण तट है। अब इस कोंकण तट में यहाँ पर आपको 3 बंदरगाह है वो मिलेंगे। कितने बंदरगाह मिलेंगे? 3 बंदरगाह मिलेंगे। किसमें? कोंकण तट में। कोंकण तट जो महाराष्ट्र और गोवा की मध्य का भाग है, इसमें आपको 3 बंदरगाह है वो मिलेंगे। पहला बंदरगाह है मित्रों आपके सामने देखो कौन सा? तो याद रखोगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है भाई? मुंबई बंदरगाह। उसके बाद में दूसरे बंदरगाह को देखें तो दूसरा बंदरगाह है मित्रों आपके सामने नौवा सेवा बंदरगाह। नौवा सेवा बंदरगाह। और दोस्तों तीसरे बंदरगाह की हम बात करें तो तीसरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखोगा मार्मा गोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मार्मा गोवा बंदरगाह। अब दिमाग में ये तो 3 बंदरगाह आ गए हैं कि कोंकण तट है, इसमें मुंबई बंदरगाह है, नौवा सेवा बंदरगाह है और मार्मा गोवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो तीनों बंदरगाह है तो कौन से तट में? दिमाग में रखो कोंकण तट में। मुंबई बंदरगाह है ये आपका कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। नौवा सेवा बंदरगाह है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। और मार्मा गोवा बंदरगाह है मित्रों कहां पर है? तो याद रखो मार्मा गोवा है ये गोवा में है। क्लियर हुई बात? मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है, नौवा सेवा और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे मुंबई बंदरगाह की। कौन से बंदरगाह की? मुंबई बंदरगाह की। तो मुंबई बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पर कोलाब यानी कोलाबा जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? कोलाबा पॉइंट। यानी मुंबई बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर कोलाबा पॉइंट है वो स्थित है। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर?
कोलाबा पॉइंट है वो इसी मुंबई बंदरगाह है वहां पर स्थित है। और उसके बाद में देखो नौवा सेवा बंदरगाह की बात करें तो नौवा सेवा बंदरगाह को वर्तमान में कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो दोस्तों यहां से देखिए मैंने एक चीज आपको और बताई है नौवा सेवा बंदरगाह की कि नौवा सेवा बंदरगाह है। इस नौवा सेवा बंदरगाह जो महाराष्ट्र राज्य में कोंकण तट में है, इस नौवा सेवा बंदरगाह को वर्तमान में PJL नेहरू, PJL नेहरू का मतलब पी से तो हो गया पंडित, पी से तो हो गया पंडित और जे से हो गया जवाहर और एल से हो गया है लाल। क्या हो गया? एल से लाल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन से बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है? नौवा सेवा बंदरगाह को कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो नौवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो कहा जाता है। ये नौवा सेवा बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का मित्रों याद रखूंगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नौवा सेवा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? नौवा सेवा बंदरगाह है। और ये नौवा सेवा बंदरगाह है ये आपके सामने एक आधुनिक बंदरगाह की श्रेणी में भी आता है। इस श्रेणी में आता है तो याद रखना है यह एक आधुनिक बंदरगाह है। ये एक आधुनिक बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है? आधुनिक बंदरगाह है जो भारत का प्रथम पूर्णतया एक यांत्रिक कृत बंदरगाह है। पूर्णतः यांत्रिक, ये भी ध्यान रखना, यांत्रिक कृत बंदरगाह। तो मित्रों कई चीजें यहां से एक साथ ही याद हो जाती कि भारत है, इस भारत का सबसे पहला यानी भारत का पहला, यहां से ध्यान रखो, भारत का पहला पूर्णतः, देखो मैंने यहां पर शब्द लिखा है, भारत का पहला पूर्णतः यांत्रिक कृत बंदरगाह कौन सा है? नौवा सेवा बंदरगाह है जो एक आधुनिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? नौवा सेवा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखिए मार्मागोवा बंदरगाह की बात करें तो मार्मागोवा बंदरगाह कहां पर है? गोवा में है। और ये मार्मागोवा बंदरगाह की बात करें तो इसके पास में एक नदी आती है जिसका नाम है जुआरी नदी। कौन सी? जुआरी नदी। देखो मार्मागोवा बंदरगाह है, ये जुआरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? जुआरी नदी। जुआरी याद रख लियो या जुआरी की याद रख लियो, जुओ को नहीं खेलिया करेगी, जुओ, जुओ से याद रखो जुआरी, क्या करे ना, देखो जुआरी आ रही है। तो मार्मागोवा बंदरगाह है ये जुआरी नदी पर है, या जुआरी याद रख लो, जुआरी नदी पर मार्मागोवा बंदरगाह है गोवा में। इतनी सारी चीज आपको यहां से याद है वो करनी है। बोलो कोंकण तट में कौन कौन सी चीज याद करनी? कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट है। कहां पर है? महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है कोंकण तट। ये कोंकण तट का निर्माण किससे हुआ? पैटिक लावा से हुआ। ये किस लिए प्रसिद्ध है? समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अति बात क्लियर। फिर देखो दिमाग में कि कोंकण तट है, इस कोंकण तट के सहारे, कोंकण तट के सहारे, पश्चिमी घाट के सहारे, यानी कोंकण रेल परियोजना शुरू कर दी सन 1998 में, यानी 26 जनवरी 1998 में कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। और ये कोंकण रेल परियोजना का जनक ई श्रीधरन है। कौन है? ई श्रीधरन है। और कोंकण रेल परियोजना का मुख्यालय आपका मुंबई में है। कोंकण रेल परियोजना है ये भारत के 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। क्लियर हुई थी बात? फिर देखो इस कोंकण तट में गाड़ी की टक्कर को रोकने के लिए यहाँ पर एसीडी बनाए गए। क्या बनाए गए? एसीडी बनाए गए, एडवांस्ड कंट्रोल और डिवाइस है वो बनाए गए। इतनी बात भी याद होगी। फिर देखो कि ये जो आपका कोंकण तट है उसमें 3 बंदरगाह आए।
कत्ता बंदरगाह 3 बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नौवा सेवा बंदरगाह और मारमा गोवा। देखो मुंबई बंदरगाह, नौवा सेवा और मारमा गोवा, नौवा सेवा मारमा गोवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई पता है महाराष्ट्र में और मुंबई पता है आपको महाराष्ट्र में। और मुंबई कौन से द्वीप पर बसा है दोस्तों, याद रखिए सॉल्सेट द्वीप पर। तो मुंबई बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है, नौवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में, मारमा गोवा मारमा गोवा गोवा में, याद होगी। मुंबई बंदरगाह है, यहाँ पर कोलाबा पॉइंट बना है। क्या बना है, कोलाबा पॉइंट। क्लियर हुई बात, इसमें ये चीज याद रखनी। फिर नौवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में, इसमें याद रखो कि इस बंदरगाह को वर्तमान में पीजेएल, क्या पीजेएल, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। ये बंदरगाह पंडित जवाहरलाल बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की बात करें तो ये एक आधुनिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, एक आधुनिक बंदरगाह है। ये भारत का पहला पूर्णतया यांत्रिकृत बंदरगाह है, भारत का पहला पूर्णतः यांत्रिकीकृत बंदरगाह है। कौन सा, नौवा सेवा बंदरगाह। ठीक ध्यान में रखो, मारमा गोवा बंदरगाह जो कौन सी नदी पर है, जुआरी नदी पर है। कहां पर है, गोवा में। इतनी चीज याद होगी। उसके बाद में हम देखो यहां से बात करेंगे कौन से तट की, तो यहाँ पर देखो गोवा और कर्नाटक के बीच में छोटो सो तट आवे जिसको नाम है कन्नड़ तट। कौन सा तट है रे भाई, कन्नड़ तट है। और कन्नड़ तट के बाद में आवे है एक मालाबार तट। ये मालाबार तट की हम विशेषता को पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या क्या इनकी विशेषता है और यहाँ से क्या क्या प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई एक एक चीज को आप देखो साथ के साथ नोट करो और यहाँ का डायग्राम बनाओ जिससे ये सारी चीज याद हो जाए, क्योंकि बिना डायग्राम से याद करोगा रट्टा मारोगा, रटना से कोई काम को नहीं चलेगा। दोस्तों रट्टो मना, इन सारी चीजों को आप समझो और समझने के बाद में इन्हें याद करो, तब जाके ये सारी चीज याद हो जाएंगी। देखो गोवा और कर्नाटक के बीच में तो कौन सा तट हो गया, कन्नड़ तट। अब इस कन्नड़ तट में तो केवल इतना ही दिमाग में रखो। अब चलते हैं, देखिए यहां पर है कर्नाटक और यहां पर है आपका केरल। इनका बीच का माइन है, इनका बीच में कर्नाटक और केरल का बीच में कौन सा तट है, तो याद रखोगा मालाबार। इजा आपनो मालाबार तट है। कौन सा तट है भाई, मालाबार तट। अब इस मालाबार तट की क्या विशेषता है, तो सब पहले तो दिमाग में रखो कि मालाबार तट है ये कर्नाटक और जो केरल है उन दोनों के बीच में स्थित है। और इस मालाबार तट की बात करें तो ये आपके सामने देखिए मालाबार तट का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण देखें तो आपके सामने प्राचीन जो रूपांतरित सेल है, प्राचीन और रूपांतरित जो सेल हैं उनसे देखो इसका निर्माण हुआ है। किसका, मालाबार तट का। ठीक है, तो मालाबार तट है वो किससे निर्मित है, प्राचीन रूपांतरित सेलों से ये निर्मित है, या मालाबार तट का निर्माण है वो प्राचीन रूपांतरित सेलों से हुआ है। क्लियर है, जो कहां पर है, कर्नाटक और केरल के बीच में है। अब देखो इसकी एक एक बात ने पढ़ा। देखो सबसे पहले देखें तो ये जो आपका मालाबार तट है यहां पर सन 1921 ईस्वी में, कद रहे 1921 में एक जनजाति आया है जिसका नाम है मोपल जनजाति। कौन सी जनजाति रहे, मोपल जनजाति। देखिए कि मोपल जनजाति, ये जो मोपल जनजाति है इन्होंने 1921 में इस मालाबार तट पर आंदोलन किया था। क्या किया था रे भाई, आंदोलन किया था। और इस मालाबार तट से देखिए यहां से आपके सामने एक पहाड़ी शुरू होती है। क्या होती है, इन पहाड़ियों की हम देखो आगे चर्चा करेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, मेकाल की पहाड़ी, सारी पहाड़ियों को हम पढ़ेंगे। लेकिन क्रम से चलेंगे,
क्रम से चलेंगे और क्रम से ही हम सारी चीजा ने पढ़ेंगे, क्योंकि अहियां को नहीं चाल तो ही पहाड़ी पढ़ ली, चाल तो ही मैं बंदरगाह पढ़ ली, और चाल तो ही मैं नदी पढ़ ली, चाल तो ही मैं बांध पढ़ ली, और अहियां को नहीं करा, क्रम से पढ़ेंगे सारी चीजा ने, क्योंकि क्रम से पढ़िया ही याद होसी, अहियां थोड़ी याद होसी को नहीं हो ना। हाँ, तो मालाबार तट है, इस मालाबार तट की मैंने विशेषता बताई है कि मालाबार तट है, यहाँ पर 1921 में मुप्पल जनजाति है, इस मुप्पल जनजाति ने क्या किया था, आंदोलन किया था। और इसी मालाबार तट के पास में देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी आती है, और उस पहाड़ी का नाम है मेरे दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। इस नीलगिरी की पहाड़ी की बात करें तो इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से, ब्लू माउंटेन। और ब्लू को ध्यान बेरो ये कि ब्लू यानी क्यों है, और नीलो है, क्यों है, ब्लू या नीला नहीं होता क्या, होता। तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि कई मेरे जय का भी ही प्रश्न आ जा कि 1921 में नहीं ऐसे आ जाए कि ब्लू माउंटेन पहाड़ी पर कौन सी जनजाति ने 1921 में आंदोलन किया था, या ऐसे पूछ ले कि ब्लू माउंटेन पहाड़ी पर मुप्पल 1921 में कौन सी जनजाति ने आंदोलन किया, तो ये तो बता देगा मुप्पल जनजाति, यानी मुप्पल जनजाति बता देगा वही जिसने इस ब्लू माउंटेन का अर्थ वो यहाँ से लिया है। बाकी कई तो देखा ना ब्लू माउंटेन पर तो कोई नीलगिरी की पहाड़ी पर आंदोलन हो, तो याद रखो का नीलगिरी की पहाड़ी ने ही के बोला ब्लू माउंटेन के नाम से पुकारा जाता है। तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को ही कहा जाता है। यहाँ पर 1921 में मुप्पल जनजाति ने यहाँ पर आंदोलन किया था, इसी मालाबार तट में किया था। क्लियर हुई थी बात। फिर देखो आगे चलते हैं, तो ध्यान रखो ये जो आपका मालाबार तट है, इस मालाबार तट में देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत के मध्य से, कटे से भारत के मध्य से, और मध्य से देखा तो यहां से कर्क रेखा गुजरे। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी गुजरे रहे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जब सूर्य की किरण देखो कहां जाती है, जब सूर्य की किरण इस कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून ने, जब सूर्य की किरण 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, तो यहां पर देखो इस 0 डिग्री का, ये जो 0 डिग्री का जो भाग है, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। मैंने ग्लोब आपको पढ़ाया था, पीछे का वीडियो आप जाकर के देखना, वहां पर सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो मैं केवल इतना ही बताऊंगा आपको कि जब सूर्य की किरण 21 जून को जब कर्क रेखा पर पड़ती है, तो उस समय देखिए इस 0 डिग्री से ऊपर पूरा भाग जो उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आवा है, और पहले वीडियो जो हमने ग्लोब का पढ़ा था उसमें मैंने ये सारे चीजें वो पढ़ा दिए। तो इधर देखो भारत की बात करें या पूरे उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो यहाँ पर तापमान बढ़ता है और वायुदाब कम होता है, और यहाँ पर 0 डिग्री से नीचे यहाँ पर देखा जाए तो तापमान कम होता है और वायुदाब है वो ज्यादा होता है। और इस 21 जून को जब सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो यहाँ पर ऋतु कौन सी प्रारंभ हो जाएगी, वर्षा ऋतु है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हिंद महासागर, मैंने पीछे प्रायद्वीपीय भाग पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर है हिंद महासागर। तो वर्षा ऋतु में हिंद महासागर से उठने वाला जो मानसून है, जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, वो मानसून देखिए आपके सामने सबसे पहले भारत के इसी मालाबार तट में प्रवेश करता है, और इसी मालाबार तट में प्रवेश करने के बाद में नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी बहु जाके टकरावे, और टकराने के बाद में वो मानसून 2 भागों में बढ़ जाए। एक भाग चला जाता है इसका बंगाल की खाड़ी में, और एक भाग चला जाता है इसका अरब सागर में। ये मानसून भी हम पढ़ेंगे, इनकी अलग अलग स्थिति को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मानसून हम यहाँ पर शुरू नहीं करेंगे। केवल इतना ही ध्यान रखना कि हिंद महासागर से उठने वाला जो मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, वो भारत में सबसे पहले इसी मालाबार तट में प्रवेश करता है। कौन से तट में, मालाबार तट में प्रवेश करता है। क्लियर हुई।
उसके बाद में देखो इधर तो मालाबार तट है और मालाबार तट इधर देखो भाई इधर एक द्वीप आवे जिसको नाम है लक्षद्वीप। दीपा की भी आगे चर्चा करना, द्वीप हम अलग से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को भी पता है कि एक दिन का मैंने सारी चीज तो याद होने को ना वो जाके एक दिन का मैंने को नहीं हुआ यहाँ हो जा तो लोग एक दिन ही खाली पेट मरना पर खाई नहीं, क्योंकि खानू भी डेली पड़े भाई, डेली पढ़ना पड़े। एक एक चीज बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, वरना तो ऐसा हो जाएगा कि हमको तो अपनों ने लूटा, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था। तो यहाँ पर आपका मालाबार तट है और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। तो मालाबार तट और यहाँ पर लक्षद्वीप, इनके बीच में यहाँ पर एक सागर आया है, यहाँ पर एक सागर है और उसका नाम है लक्षद्वीप सागर। क्या है भाई? लक्षद्वीप सागर। तो याद रखना है कि लक्षद्वीप सागर कहां पर है। लक्षद्वीप सागर मित्रों आपका कहां पर है? मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर है। क्लियर हुई बात? फिर देखो इस मालाबार तट की और विशेषता, यहां पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखो इजा दो ही बंदरगाह पाया जाए। कत्ता बंदरगाह, दो बंदरगाह। दो बंदरगाह की बात करें तो दो बंदरगाह में देखो एक बंदरगाह का तो नाम आता है आपके सामने कौन सा? मंगलोर बंदरगाह, या आप ऐसे कह सकते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। और दूसरे बंदरगाह का नाम आता है प्यारे मित्रों कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। अब दिमाग में तो यह चीज तो आ गई कि मालाबार तट में आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह है और कोच्चि बंदरगाह। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह है वो तो आप लोग कटे हैं, तो दिमाग में रखो कर्नाटक में, कटे हैं कर्नाटक में। और कोच्चि बंदरगाह कटे हैं केरल में। कोच्चि बंदरगाह केरल में है और न्यू मंगलोर बंदरगाह है वो कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह। देखो भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है वो आपका कौन सा है? तो याद रखोगा न्यू मंगलोर बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? आपके सामने भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है और वो भी कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह है। उसके बाद में देखो कोच्चि बंदरगाह की बात करा तो आपने कोच्चि बंदरगाह है वो कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में है। लेकिन इस कोच्चि से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी की रानी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी एक कोच्चि नहीं कही जाए और कोच्चि की जा है केरल में है। तो दिमाग में रखो कि अरब सागर की रानी है वो कोच्चि को कहा जाता। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट में है और न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये मालाबार तट में है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा? न्यू मंगलोर बंदरगाह। अठिला तो कंप्लीट होगा। अब देखो आगे हम देखेंगे इस कारोमंडल तट में कारोमंडल तट के बाद में उत्तरी सरकार तट में, इसमें भी हमारे पास देखो कई यहाँ पर बंदरगाह आएंगे। जैसे आपके सामने हल्दिया बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है, आपके सामने चेन्नई बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, एनोर बंदरगाह, सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा और समय के साथ साथ हम हर चीजों का अध्ययन वो करेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि इतनी सारी चीज पढ़ी, आ सारी की सारी चीज समझ में आई को नहीं, और आ चीज समझ में आ गई तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि ऐसा का ऐसा डायग्राम आप खुद भी बना सको। या कोई यहाँ डायग्राम है वो बना सको आप अपनी रजिस्टर में, आप एक एक चीजों को आराम से आप बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों गा तो मैं भी सकता था, दोस्तों गा तो मैं भी सकता था लेकिन वो आवाज नहीं, गा तो मैं भी सकता था लेकिन वो आवाज नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए गा तो मैं भी सकता था लेकिन वो आवाज नहीं, बजा तो मैं भी सकता था लेकिन वो साज नहीं, बना तो मैं भी सकता था ताजमहल, बना तो मैं भी सकता था ताजमहल,
लेकिन आज वो मुमताज नहीं, क्योंकि मुमताज को नहीं इज्जत हारकर मुमताज जहांगीर शाहजहां सही बनाने की विधि आपके सामने है, किस तरीके से बनाना है, ये सारी की सारी प्रक्रिया मैंने आप लोगों के सामने रख रखी है। अब भी नहीं बनेगा तो ये मानो कि कुछ नहीं हो बना पाओगे। फिर बनाना सीखो, समझना सीखो, पढ़ना सीखो, हर चीज को एक तरीके के साथ समझो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकर आ रहे हैं इसी भारत के तटीय प्रदेशों का जो आगे का पोर्शन आपका रहेगा, आगे की जो पार्ट आपकी बच रहे हैं, उत्तरी सरकार तट का, आपका कोरोमंडल तट का, इनकी क्या विशेषता है, इनमें कौन कौन से बंदरगाह हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों आप अपने सुझाव के लिए कमेंट है वो जरूर करें, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, इनको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप इसी चैनल सुरेश सर जीके के साथ।